पहली पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिला से संबंध रखना और फिर बाद में उसी प्रेमिका की हत्या कर देना। पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और साथ में जीने मरने की कस्में होती है, लेकिन अगर विश्वास के इस रिश्ते में अविश्वास की भावना को जन्म दिया जाए तो उस रिश्ते को आप क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता और मैं फिर से हाजिर हूं अपराध की एक और सच्ची कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ भी हमारी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी की शुरुआत करें उसके पहले कि एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये चैनल अभी नया है। आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की मुझे काफ़ी आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम, आपके ज़िले का नाम, आपका पता आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप मुझे वीडियो के ऊपर अपना सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है देहरादून में। एक थाना है रायपुर थाना, और रायपुर थाने में का एक क्षेत्र है, एक गांव लगता है सौड़ा सलोनी। सौड़ा सलोनी में गांव में जो गांव के प्रधान होते हैं वो 10 तारीख को सुबह सुबह पुलिस को फ़ोन करते हैं। और पुलिस को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर हमारे गांव के इस क्षेत्र में, इस एरिया में, जंगल के पास में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। और ये लाश कहाँ की है, किसकी है, कैसी है, इसके बारे में आप लोग देखिए और समझिए। वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं। उसी बीच में थाने से कुछ पुलिस के लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक लगभग 25 से 30 साल की महिला अर्धनग्न व्यवस्था में, जिसके ऊपर सर पे काफ़ी चोट लगी होती है, ऊपर में फिनाइल पड़ा होता है, मानो इस महिला को किसी ने बहुत बड़े पत्थर से मारा हो और मारने के बाद में साबुत को मिटाने के लिए उसके ऊपर फिनाइल तक भी फेंक दिया है। दोस्तों, जब ये पुलिस वहाँ घटना स्थल पर पहुँचती है तो पुलिस पहली बार जब लाश को देखती है और जब बहुत सारे चीज़ों को समझती है तो उसको ऐसा लगता है कि जबकि उस थाने में किसी का कोई गुमशुदगी का या लापता होने का कोई रिपोर्ट भी आगे से दर्ज नहीं था, इसलिए पुलिस वालों के लिए ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला था। जैसे कि उस कातिल तक पहुंचना पुलिस वालों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का मामला था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इतना अच्छा काम किया कि लड़की के जो कातिल था उस कातिल तक पहुंचने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त तो करनी पड़ी, लेकिन बहुत जल्द से जल्द उस कातिल तक पुलिस पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां के जो एसपी होते हैं, देहरादून की नगर की पुलिस अधीक्षक हैं सरिता डोभाल। सरिता डोभाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। इसके बाद उन्होंने 4 टीम गठित करती हैं पुलिस की और चारों लोगों को
यही बताया जाता है कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कोई कोई जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसके द्वारा, तो कहीं कहीं लोगों को डायरेक्ट जो है आसपास के 2-4 किलोमीटर की एरिया में इस तरह से चारों टीम को बहुत ही ढंग से जो वहाँ की एसपी होते हैं वो लगा देते हैं, और पुलिस अपने अपने जहाँ पे जिसको काम मिलता है वो पुलिस फिर अपने अपने फील्ड में निकल जाते हैं उस कातिल को ढूंढने के लिए। लेकिन कातिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो मर्डर का स्टोरी था ये कहीं ना कहीं उस एरिया की ये लड़की भी नहीं थी, और लाश को देखने से ये लगता था कि ये लड़की उस क्षेत्र की नहीं है। बस उसमें एक चीज़ पुलिस को सुराग मिलता है, और सुराग ये कि जो वो महिला कपड़ा पहनी होती है वो एक किसी ब्रांडेड कपड़ा होता है, और उस ब्रांडेड कपड़े को देखकर पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है, और ये जो ब्रांडेड कपड़ा है इस कपड़े की दुकान तक हमें पहुंचना चाहिए जहां से ये कपड़ा खरीदा गया हो। फिर पुलिस की टीम वहां से जाती है, उस कपड़े की दुकान तक जाती है, और कपड़े की दुकान पर पहुंचती है। फिर वहां पे सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि भाई ये कपड़ा आप कब बेचे, कौन कौन ले गए। फिर वो दुकान वाला बोलता है कि सर ये कपड़ा हमने जो है 4 जोड़ी बेचा है। चारों जोड़ी का सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं, और वहीं पे ये लड़की सीसीटीवी में दिखाई देती है। फिर क्या था, वहाँ से जब सीसीटीवी कैमरा में पुलिस देखती है कि ये लड़की एक व्यक्ति के साथ आई है और ये कपड़ा लेती है, कपड़ा लेके कार से फिर निकल जाती है। फिर जब सीसीटीवी सारे स्कैन होने के बाद में जब ये वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि ये कपड़े का ब्रांड से लगता है कि ये लड़की इसी आसपास में कहीं की है। फिर वहीं पे जब लड़की जिसके साथ गई होती है वो देहरादून का एक मिलिट्री का ऑफिसर होता है जिसका नाम रामेंदु उपाध्याय होता है, जो कि वो मिलिट्री में कर्नल के पद पर पोस्ट होता है। इसके बाद फिर पुलिस जब उसके गाड़ी के नंबर को देखती है सीसीटीवी के द्वारा जब नंबर को पुलिस देखती है और उससे जब इसकी तलाश की जाती है तो ये पता चलता है कि ये तो इसी जगह का रहने वाला एक पुलिस कर्नल है, जो उसके मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करती है। उसके बाद में जब ये कर्नल के पास उसका लोकेशन मिलता है तो फिर पुलिस ये खंगालने में जुट जाती है कि आखिर ये कहाँ का मामला है और ये कर्नल कौन है, इसके बारे में पुलिस जानना चाहती है। तो दरअसल ये मामला शुरू होता है सिल्लीगुड़ी से। अब सिल्लीगुड़ी का मामला ऐसा होता है कि ये जो लड़की होती है, ये लड़की दरअसल सिल्लीगुड़ी में एक बार में काम करती रहती है, और ये जो रामेंदु उपाध्याय कर्नल होता है ये तो रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश का देहरादून का रहने वाला होता है। लेकिन ये आर्मी में नौकरी करते करते लगभग 2010 से और 2020 तक बहुत सारे जगह में इन्होंने अपनी सेवा दिया और बहुत सारे जगह पे इन्होंने नौकरी किया। अब नौकरी करते करते एक बार ये पहुंच जाते हैं सिल्लीगुड़ी में 2020 में ये पहुंचते हैं। वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग होने के बाद ये अपना परिवार को छोड़ करके ये वहाँ पे ड्यूटी करते रहते हैं। कर्नल साहब वहाँ ड्यूटी करते हैं, और वहीं पे नेपाल काठमांडू की रहने वाली श्रिया शर्मा नाम की जो लड़की होती है ये वहीं पर एक बार में काम करती रहती है। अब जब वहाँ पे ये काम करती है तो ये जाते हैं वहाँ पे अपना बार में, तो वो लड़की आती है और लड़की कहती है साहब मैं आपकी कुछ हेल्प करूं, तो वो पैग वगैरह बना करके कर्नल को देती है। वो पीते हैं, उसके साथ कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में लड़की फिर से अपने काम में मस्त हो जाती है। ये फिर अपने
बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद में ये दोबारा फिर उसी बार में आते हैं और बार में आने के बाद में सीधा आते हैं और वहाँ पे लड़की को देखते रहते हैं। घुसने के बाद इधर उधर देखते हैं, लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर लड़की पीछे से आती है और बोलती है, सर हमें लगता है कि आप हमें खोज रहे हैं। फिर बोलते हैं, तुमको कैसे पता? तो वो लड़की बोलती है, नहीं सर, मुझे लगता है कि आप मुझे खोज रहे हैं। फिर लड़की मिलती है, लड़की के साथ इनका फिर से बातचीत का सिलसिला चालू होता है। फिर दोनों लोगों में अपना परिचय देना पड़ता है। फिर ये कर्नल बताते हैं कि मैं यहाँ पे आर्मी में कर्नल के पोस्ट पे हूँ। लड़की बोलती है, सर कहाँ, आप कहाँ, हम। खैर कोई बात नहीं है। लड़की बहुत सुंदर होती है। लड़की का उम्र लगभग 25 से 30 साल होता है। लड़की कहती है कि सर मैं तो काठमांडू नेपाल की हूँ और मैं यहाँ पे काम करती हूँ। फिर कर्नल को लगता है कि ये लड़की यहाँ पे रहती है, काम करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसी बीच ये कोरोना का समय चल रहा होता है। कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ आपने देखा होगा, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीज़ें, बार वगैरह, ये सारी चीज़ बंद हो गया था। लोग अपने अपने घर में जहाँ थे वहाँ कैद थे। इसी दरमियान कोरोना के वजह से काम धाम भी बहुत ठप पड़ गया था। फिर लड़की ने इनको बोला, कर्नल को, कि सर हमारा काम धाम तो अभी बहुत ठप चल रहा है कोरोना को लेकर के। फिर इन्होंने कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे पास रहो और आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको पूरा करेंगे। फिर ये दोनों लोग एक जगह रहने लगे। वहीं पे एक होटल में ये जो श्रिया शर्मा नाम की लड़की थी, कर्नल के साथ में दोनों शारीरिक संबंध बनाए और बहुत अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी को दोनों जी रहे थे। 2 साल कैसे निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद में अचानक ये जो कर्नल साहब होते हैं, इनकी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है देहरादून के लिए। फिर ये वहाँ पहुँचते हैं। जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये श्रिया शर्मा बोलती है कि ये बोलती है, हम भी वहाँ पे चलेंगे। तो ये उनको मना करते हैं कि अभी आप मत जाओ, हम जा रहे हैं, अगर होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। फिर ये वहाँ पहुँचते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। फिर उनकी पत्नी होती है घर में, ये कर्नल की, इनका बेटा होता है, बेटी होती है। फिर ये वहाँ पर घर में रहते हैं। फिर कुछ दिन जब घर पे रहते हैं तो ये फ़ोन वगैरह में बातें चीतें भी करते रहते हैं। श्रिया जो शर्मा लड़की होती है, इसकी प्रेमिका जो सिल्लीगुड़ी की है, इनके साथ इनका बातचीत का सिलसिला चालू रहता है। फिर कुछ दिन के बाद में कर्नल उनको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे चली आओ। फिर ये लड़की सीधा चली आती है, देहरादून चली आती है और आ करके उसको एक होटल दे दिया जाता है। होटल में ये रहती है अपना। दोनों लोग 6 महीने साल भर से करीब दोनों आदमी एक जगह पे रहते थे। अचानक इस बात का पता इनके पत्नी को लग जाता है, कर्नल के। उसके बाद पूरा मामला बहुत टेंशन हो जाता है और लोग काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। एक दिन का मामला ऐसा हुआ कि ये कर्नल की पत्नी इनको देखते देखते होटल तक पहुंच जाती हैं। जिस होटल में ये श्रिया शर्मा रहती थी, इनकी प्रेमिका, वहां पहुंचते हैं। दोनों में कहासुनी होती है, बहुत काफ़ी झगड़ा भी होता है। उसके बाद फिर ये टेंशन में आ जाते हैं कर्नल और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर ये उसी समय अपने दिमाग में इनके एक बात चलता है कि अब इस लड़की जो थी श्रिया नाम की, जो इनकी प्रेमिका थी, इसको ये मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम लौट जाओ फिर से सिल्लीगुड़ी। लेकिन ये लड़की मानने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि मुझे पति का दर्जा चाहिए और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके साथ शादी करूँगी। जब शादी का नाम लेती है तो ये कर्नल फिर से चढ़ जाते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता है। ये मामले को मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये मैनेज नहीं हो पाता है। उसी समय ये एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी किया ही नहीं होगा। फिर क्या था, ये उस लड़की को एक दिन रात में आते हैं, वहीं होटल में आते हैं और उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम लोग एक लंबी ड्राइव पर जाएंगे। और लंबी ड्राइव पर जाते हैं, वहाँ पे दारू लेते हैं। दारू लेके
अपना भी पीते हैं और अपने प्रेमिका को भी पिलाते हैं और एक लंबी ड्राइव पे निकल जाते हैं देहरादून की तरफ। एक जगह होता है वहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया है, वहाँ पे जाते हैं जंगल में और रात में सुनसान जंगल रहता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है, अकेले लड़की होती है और ये कर्नल होते हैं। फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद में ये लड़की दारू के नशे में अपना पूरा कपड़ा उतारने लगती है और कर्नल से कहती है कि अब तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। फिर ये कहते हैं कि नहीं, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता और अभी ये काम करने का समय नहीं है। फिर ये लड़की इस तरह से जब कपड़ा दोबारा पहन लेती है, मान जाती है, उसके बाद ये कर्नल अपने कार में एक बड़ा सा हथौड़ा रखा होता है और उस हथौड़ा को लेकर निकलता है कार से और ताबड़तोड़ 4-5 हथौड़ा उसको मारता है और वो वहीं पे अपनी दम तोड़ देती है। जब वो अपना दम तोड़ देती है, उसके ऊपर ये फिनाइल डाल देता है और फिनाइल डालने के बाद में पूरी साबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि चाहे क्रिमिनल कितना भी शातिर दिमाग से क्यों ना वो क्राइम किया हो, लेकिन पुलिस के हाथ और कानून के हाथ उनके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये ठीक उसी प्रकार से हुआ और पुलिस इनके गिरेबान तक पहुंच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करना है। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो में क्या कहना है, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम।